हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ संधि पढ़ी थी, जिसमें हमने व्यंजन संधि के मौ संबंधी नियम कि मौ के बाद यदि वर्ग के पहले वर्ण आ जाए, 5 वर्ग आपके हिंदी वर्ण में है वर्णमाला में, इसमें क, च, ट, त और प वर्ग है। इन वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। सभी वर्णों के 5 वर्ण हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि मौ के बाद किसी भी शब्द की में जब संधि कर रहे हैं और पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो मौ आ जाए, स्वर रहित मौ, उसके बाद क, च, ट, त या प आए, तो इनके ही जो क आए तो इसका 5वां वर्ग, च आए तो इसी का 5वां वर्ग, ट आए तो इसी का 5वां वर्ण, तो इन्हीं वर्णों को हम मौ के स्थान पर अनुस्वार कर देते हैं। अनुस्वार का मतलब क्या होता है? एक सिरोरेखा के ऊपर आप एक बिंदी लगा देते हैं, लेकिन उच्चारण आप उसी 5वें वर्ण का करेंगे। ठीक है ना। जैसे अंग आया है तो संगम में हमने अंग का उच्चारण किया है, तो इसी को हमने कल प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस किया था। चलिए आगे इसको हम डिस्कस करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो ये नियम हम पढ़ चुके थे। फिर यहाँ पर था आपका छ संबंधी नियम। तो छ नियम में क्या कहा था कि यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च आ जाता है। ठीक है। चलिए इसको भी आप सीख लें कि यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले तो छ से पहले च। अब देखो ये च भी आपका स्वर रहित है, ध्यान देना है इसे। तो छ से पहले च आ जाता है। चलिए उदाहरण से समझेंगे आप। स्व धन छंद। तो स्व धन छंद, तो देखिए क्या कहा है, यदि किसी स्वर के बाद, तो इसमें अंतिम वर्ण आपका स्वर है अ का, इस अ के बाद आपका छ आ गया है, तो बस कुछ भी नहीं करना है। इस छ से पहले हमें आधा च लगा देना है बस। तो लिखिएगा स्व, और जहां पर आपका क्या आ रहा है इससे पहले आपको च लगा देना है, स्वच्छंद। ठीक है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा उदाहरण, जैसे अनु धन छेद। तो यहाँ पर ओ का स्वर है और छ आया है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे सीधे छ से पहले आधा च लगा देना है, अनुच्छेद। चलिए इस तरह से आप इसे करेंगे। चलिए ये तो छ संबंधी नियम था। इसमें आपका एक छूट गया था मौ में। मौ के बाद यदि मौ आए तो आधा मौ और आधा मौ हो जाता है। ठीक है। और साथ में यहाँ पर यदि मौ के बाद य, र, ल, व, स तीनों ही स ह आए तो मौ सदैव अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया है। साथ में नौ संबंधी नियम भी आप पढ़ चुके थे कि यदि री के बाद र या मूर्धा स के बाद आपका नौ हो तो वो आपका अणो हो जाता है।
जैसे आपका परिणाम, परिणाम परिधन नाम है तो परिणाम हो जाएगा, राम धन आयन है तो रामायण हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो अभी तक तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने कहा स्वर संधि, स्वर संधि में दो स्वरों का मेल हो रहा था। व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन या एक स्वर या फिर दोनों ही व्यंजनों का मेल हो रहा था। लेकिन अब विसर्ग संधि, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है विसर्ग, तो जब जो है विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उसी विसर्ग में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आप देखिए मनः, अब देखो इस विसर्ग को हम आधा ह की तरह उच्चारण इसका करते हैं, आधा ह की तरह, ठीक है, ह का उच्चारण मनः धनरथ। तो अब क्या हो गया, मनोरथ, इस विसर्ग से यहाँ परिवर्तन आया। फिर ऐसे दुह धनजन दुर्जन, यहाँ भी परिवर्तन आया। नमः धनते नमस्ते, फिर विसर्ग धन र तो ओ हो जाता है और विसर्ग धन जर हो गया, आपका विसर्ग धन त स हो गया। अब इसके भी कुछ नियम हैं, ये नियमों के अनुसार ही यहाँ जुड़ रहे थे। अब नियम आगे आप लिखेंगे तो लिखिएगा विसर्ग संधि बनाने के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होता है इसको आप लिखेंगे। हेडिंग डालिएगा विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो देखिएगा यशः धनगान, ठीक है, तो यहाँ पर यशः धनगान क्या हो गया, यशोगान। तो यहाँ विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया है। मनः धन रंजन मनोरंजन, ठीक है। ऐसे ही मनः धन रथ मनोरथ, मनः धन विनोद मनोविनोद, तपः धन बल तपोबल, ऐसे ही मनः धन हर मनोहर। तो यहाँ विसर्ग का ओ में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट आपका विसर्ग का र में परिवर्तन, वो भी स्वर रहित। तो देखिए निह धन धन निर्धन, निह धन भय निर्भय, दुह धन बुद्धि दुर्बुद्धि, ऐसे ही आसिह धनवाद आशीर्वाद, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, ऐसे ही दुह धन गुण दुर्गुण। तो ये आपका र में परिवर्तन हो गया है, इसको भी आप नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट है गो आपका विसर्ग का तालव्य सौ में, वो भी स्वर रहित में परिवर्तन। तो यहाँ पर आप देखेंगे निह धन चय निश्चय, निह धन चल निश्चल, इनको सभी को लिखें। दुह धन चरित्र दुष्चरित्र, दुह धन शासन दुस्शासन, निह धन छल निश्चल, हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट है आपका घ, विसर्ग का सौ में स्वर रहित दंत्य सौ में परिवर्तन। तो निह
के बाद विसर्ग है, धन संतान तो निसंतान, निह धन तेज, निस्तेज। तो यहाँ सभी विसर्ग का हमने आधा सौ में परिवर्तन किया है। निह धन संकोच, निसंकोच। तो इस तरह से इन सभी विसर्ग संधियों को आप लिखेंगे। विसर्ग का मूर्धन्य श में परिवर्तन। तो धनुष धन टंकार, धनुष टंकार, दुह धन कर्म, दुष्कर्म, निह धन काम, निष्काम। तो इन सभी को आपने यहाँ पर याद करना है। विसर्ग का लोप किस तरह से किया जाता है? विसर्ग का रौ से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निह धन रोग, निरोग, निह धन रस, निरस। ऐसे ही निह धन रज, नीरज। तो जब भी विसर्ग का रौ से मेल हो तो वो जो है विसर्ग का लोप कर देगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका नियम, विसर्ग में परिवर्तन न होना। ठीक है, तो यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क तथा प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंतः धन करण, अंतःकरण, प्रातः धन काल, प्रातः काल, पय धन पान, पयपान। तो यहाँ पर विसर्ग एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा, जैसा था वैसे ही, सीधे हम इसको जो है जोड़ देंगे। अंतः धन करण आ गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि उससे पहले अ आया है और उसके बाद आपका क और प आया है, इसलिए इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हमने संधि को पढ़ लिया है। आपने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपने पढ़ी। आइए इसको एक बार दोहराते हैं और आज आपका संधि का जो ये टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ये चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। साथ में दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पहली स्थिति में वापस लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि में होने वाला मेल 3 प्रकार का है, व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए, प्रश्न है पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों में आपके पास एक प्रश्न होता है और उसके 4 उत्तर दिए जाते हैं। जो बॉक्स बने हैं सही उत्तर के सामने आपको ये बॉक्स में सही का निशान लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। व्यंजन का व्यंजन से, स्वर व्यंजन का स्वर से तथा स्वर का व्यंजन से मेल होने पर कौन सी संधि होना संभव है? चलिएगा, सभी चीजें आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। व्यंजन का व्यंजन से या फिर व्यंजन का स्वर से या फिर स्वर का स्वर से मेल होना, सॉरी, स्वर का व्यंजन से मेल होना कौन सी संधि कहलाती है? ठीक है, पहला आपका विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर आपकी वृद्धि संधि या व्यंजन। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, तो उत्तर देंगे आप।
जब तौ के बाद च या छ आता है तो तौ का क्या हो जाता है। नियम पढ़ा था व्यंजन संधि में कि जब तौ के बाद च या छ आता है तो त का क्या हो जाता है, ज हो जाता है। स्वर रहित है सभी, स्वर रहित च, स्वर रहित द या स्वर रहित छ। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से कौन सा स्वर बनता है। जल्दी से आप अपने आंसर को टिक करें। ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर या कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजेंद्र शब्द के संधि विच्छेद का कौन सा रूप बिल्कुल सही नहीं है। देखो, राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र, राजधन इंद्र, राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र या फिर कोई नहीं। तो इसका आप उत्तर दीजिएगा। सु धन अस्ति का संधि है। सु उ धन अ के बाद क्या आ जाता है, ये आपने देखा है, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो सु धन अस्ति, ठीक है, कि संधि क्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सही संधि विच्छेद के सामने सही का चिन्ह लगाइए। वीरोचित का संधि विच्छेद क्या है। वीर धन उचित, वीर धन उचित। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या, ये है जो सही होगा उसके सामने आपको सही टिक मारना है। परिधन आवरण। निष्कलंक का संधि विच्छेद निर्धन कलंक। वीरह धन उचित। चलिए देखो, यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं। वीरोचित का वीर धन उचित है, वीर वीरह धन उचित है या वीरो धन उचित है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है। परिह धन आवरण या पर्यधन आवरण या परिधन आवरण। चलिए, निष्कलंक का निर्धन कलंक है, निधन कलंक है या निस्धन कलंक है। ठीक है। सागरोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। सागर धन उर्मी, सागर धन उमी, उर्मी। तो यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ है। सागर धन ओर्मी, कौन सा सही संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी इन्हें नोट डाउन करें। संधि करना है, सब धन ही, पानी धन घाट, बकरा धन ईद, यहाँ धन ही, आधा धन पका, लोटा धन इया, कान धन कटा, दूध धन मुहा, इस धन ही। जल्दी जल्दी नोट करें और इसको आप करके लाएंगे। दिए उदाहरण के अनुसार संधि कीजिए। देव धन ऋषि, तो किस तरह से आपका यहाँ संधि होगा। जैसे हमने यहाँ पर अ और री का मिलान किया है, इसी प्रकार से आप अन्य जो संधि हैं उनको भी करनी है। नवधन उदय क्या क्या जुड़ रहा है। परिधन नाम, यहाँ पर भी आप बताएंगे। और उत धन ज्वल, ऐसे ही यदि धन अपि, वाक धन जाल। ठीक है। संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। नायक का आप संधि विच्छेद करेंगे और फिर यहाँ पर संधि भी लिखेंगे कि कौन सी संधि है। लोकोक्ति में यहाँ संधि और संधि विच्छेद, संधि विच्छेद और संधि का नाम। गायक का संधि विच्छेद और संधि का नाम। पावक हो गया, व्यूह हो गया, रजनीश, तथैव निसंतान, निसंतान। तो इसको आप संधि करेंगे। ऐसे ही संधि करके संधि का नाम लिखिए। स्वधन अर्थ, निधन कपट, भो धन इष्टा, मात्र धन आज्ञा, अनुधन छेद, नारी धन ईश्वर, वाक धन मय, दुह धन गम, जगत धन अम्बा, सम धन हार। ठीक है। ये सभी प्रश्न करेंगे। साथ में संधि किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ आपको इसका उत्तर बताना है। संधि विच्छेद से आपका क्या आशय है, उदाहरण सहित बताना है। संधि के कितने भेद हैं, नाम को बताना है। 2-2 उदाहरण लिखेंगे। व्यंजन संधि से आपका क्या अभिप्राय है, यह किस प्रकार की से हो सकती है। यण संधि और अयादि संधि को
सो उदाहरण उसको परिभाषित करना है और यहाँ पर आपके पास रचनात्मक मूल्यांकन से फॉर्मेटिव असेसमेंट से कुछ प्रश्न हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी गद्य पाठ से स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि के उदाहरण छांट कर लिखने हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हम जब आपको पढ़ाएंगे उस टाइम बताएंगे, लेकिन यहाँ तक आप इन सभी प्रश्नों को कीजिएगा क्योंकि हम संधि को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब आपको अभ्यास प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है। इन अभ्यास प्रश्नों को लिखिएगा और इनको करके लाइएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने संधि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। साथ में आपको कुछ अभ्यास प्रश्न मैंने घर के लिए दिए हैं, तो इन प्रश्नों को आप करें और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस तरह से आप मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस करने से सीखते हैं, ऐसे ही संधि भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए और अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आप इसे जल्दी सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।